to the state without delay. Very important point. धन्यवाद। माननीय श्री समीर उरांव जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदया, आपने आज के भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर आपने दिया है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विभिन्न निर्णय के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है। उपसभापति महोदया, आज विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समूचे विश्व में पिछले कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन युद्ध, इजराइल, हमास युद्ध, कोरोना महामारी जैसे अनेकों संकट का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद इन सारे समस्याओं के कारण विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच एवं आर्थिक अनुशासन के कारण इन अनेकों संकटों का सामना करने के पश्चात भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता के साथ समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उपसभापति महोदया, आज सरकार की मजबूत आयात निर्यात नीतियों के कारण देश में विदेशी मुद्रा का भंडार अपने देश के अंदर उच्च स्तर पर हो रहा है। सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस देश के अंदर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सरकार द्वारा ऐसे देश के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण करके असहाय लोगों को, विकलांग लोगों को और वृद्ध लोगों को पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये लाभ प्रदान करने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर इन सामाजिक योजनाओं पर खर्च के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था लगभग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। उपसभापति महोदया, सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के पश्चात व्यापारियों को टैक्स के नियमों में से सरलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में सरकार को ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे बड़े जीएसटी संग्रह प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संस्थाओं द्वारा आगे के वर्षों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देखा जा रहा है। उपसभापति महोदया, इसी के कारण आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व के अनेक देशों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक विदेशी निवेश की यदि किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वह भारत है। उपसभापति महोदया, पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के सूत्रों के आधार पर हमारे स्थानीय उत्पादकता को किस प्रकार से यहाँ के युवकों के माध्यम से जो आगे बढ़ाया है, जैसे जो है हम जनजाति क्षेत्र से आते हैं, झारखंड से आते हैं, झारखंड में वन क्षेत्र है, वहाँ जो है वनोत्पाद है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। वहाँ किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति कार्य मंत्रालय में जो है ट्राइफेड का वंधन विकास केंद्र के माध्यम से वहाँ के जनजाति क्षेत्रों में हमारे माताएं युवकों ने जिस प्रकार से ऐसे वन उपज को
कलेक्शन करके, उसको प्रोसेसिंग करके, उसको विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से यहाँ की उत्पादकता, जो पौष्टिकता और यहाँ के जो खाद्यान्न पदार्थों में जो ह्यूमिनिटी पावर था, उसको दुनिया के देशों में वो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में पहुँचाने का काम किया और वहाँ उनकी उत्पादकता बढ़ते के साथ आमदनी बढ़ रहा है। आज हम गाँव में 10 साल पहले जाता थे तो हम उस समय कुछ नहीं देखते थे। आज जब 10 साल के बाद मैं जाता हूँ इन 9 वर्षों के अंदर में, तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो नहीं, हम लोग एक मिनी राइस मिल बैठा है यहाँ पे, सारे लोग हम लोग मिल करके आसपास के जो भी धान का उपज होता है उसको हम यहाँ चावल बनाते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में एक गांव भी सहभागिता हो करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहभागी हो रहे हैं। इसलिए उपसभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 में जब हमारे माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की डीजीपी 112 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। 2025 तक सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की आर्थिक उपलब्धियां का लाभ देश की आम जनता को भी हुआ है। 2014 में देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 17,000 रुपये थी। पिछले 9 वर्षों में सरकार की नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके मेहनत के कारण आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,75,000 हो गई है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में देश के एक्सपोर्ट लगभग दुगुना हो गया है। सरकार निरंतर देश की आर्थिक उन्नति के लिए हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार की आर्थिक नियत व नीति के कारण जल्द ही भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा और निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन दिशाओं पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की यात्रा कर रहे हैं। उसमें पूरे देश भर के लोग उनके यात्रा में सहभागी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्वास है कि हम ये आने वाले दिनों में, ये 2024 में हम निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे और उसके और आगे जाने पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो है पहले स्थान तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जी.के. वासन जी। Thank you, Madam. The country has demonstrated resilience and adaptability in face of persistent global challenges. We all know natural disasters like COVID has cost the economy of this country. Even yesterday in Tamil Nadu, in Chennai and neighboring districts of Chennai, because of cyclone-triggered rain, water bodies have been overflowing and surplus water release has caused damage to the infrastructure of Chennai and nearby districts. Madam, the Army, NDRF and state agencies are involved in the relief and resume operations. But the damage caused for the Chennai city and the neighboring districts need more attention immediately. I request the central government to take care of the need of the Chennai people and neighboring district people at the time of this unfortunate disaster, which they are not able to bear because of the velocity of the rain. I request the state government also to work on a war footing to bring life to normalcy in the districts and city which has been fully destroyed by the continuous rain for the past 24 hours.
To conclude, Madam, Delta farmers in Tamil Nadu have been severely affected due to crop loss. Their crops have been marooned because for the 10-15 days there has been a sign of cyclone and rain in Tamil Nadu, and they are not able to bear the pain of the rain. Due to this, I am sure I request both the governments to help the farmers to adequately compensate for their loss. I am sure, Madam, according to the general assessment, I would say that while the state of our Indian economy presents a picture of optimism, and at the same time, I urge the government to take steps to tackle pressing issues like unemployment, inflation, which will make a complete ease of living for all citizens of the country, including youth, where the government will look at the farmers in a very lenient way and help their future in their economy. Thank you very much. माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, आपके पास 15 मिनट का समय है। 15। सभापति महोदय, जब हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि देश कहाँ पहुँचा और किस विरासत के साथ हम चले थे। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस परिवार वहाँ बैठी हुई है। अन्य दलें भी या तो उनके साथ थे या उन्हीं के गर्भ से निकली हुई पार्टियां हैं। अभी भारत में को ऐसा सौभाग्य लेना चाहिए। देश कहां पहुंच रहा है और देश के लोग किस आत्मविश्वास के साथ विकास यात्रा में शामिल हैं, यह देख भवन गामा विकास यात्रा का रथ वहां पहुंचा था। सैकड़ों लोग आए थे, उसमें 80% महिलाएं थीं। उनके आत्मविश्वास को मैं देख सकता था। उनमें से एक शोभा कुमारी जी से मैंने प्रश्नोत्तर किया। शोभा कुमारी उस भवनगामा गांव की थी जिनकी दादी और मां चूल्हे में गोईठे के साथ अपना जीवन बिताई थी। शोभा कुमारी को उज्ज्वला योजना का जो लाभ मिला, वो जिस आत्मविश्वास के साथ बता रही थी, मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही थी, उसका साक्षात स्वरूप देखने को मिला। एक दूसरे गांव में मैं गया, वह बदौली गांव है। वहां सुनीता कुमारी जी से मैं मिला। सुनीता कुमारी की शिक्षा क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जीविका योजना के कारण जो उन्होंने अपने सम्मान की बात कही, समाज में बढ़ती हुई सम्मान की बात कही और आपात स्थिति में सस्ते दर पे जो उन्हें ऋण मिला, उसकी चर्चा की। तीसरा पड़ाव मेरा एक रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल का था। उसी जिले में साहेबपुर कमाल ब्लॉक में रघुनाथपुर करारी एक गांव है। वहां सुनीता कुमारी मिली। जब मैंने अपने भाषण में उस कहानी का जिक्र किया जिसको मैं टेलीविजन चैनल पर कई बार बोल चुका हूं, जब मैं छोटा था और मेरी मां गोईठे से चूल्हे में भोजन बना रही थी, तो एक उनकी सखी आई और बोली, किसी का नाम लिया, वह नाम मुझे याद नहीं था मैं, लेकिन वो कहानी मेरे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गया कि जब वह महिला शौच के लिए गई, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर टॉर्च जलाया और वो वापस आ गई। जब मैं ये कहानी बता रहा था तो महिलाओं के मैं दृश्य को देख रहा था और सबने कहा जो आपने सुनाया वैसी ही
घटनाएं एक या दूसरे रूप में घटती रही। लेकिन प्रेमलता कुमारी जी से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा शौचालय मिलना मेरे जीवन और मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबी को मापने का जो नया मापदंड बना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव जो ऑक्सफोर्ड का है, इन दोनों के साथ मिलकर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। सभापति महोदय, 2014 से लेकर 2023 तक में 24% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी था वह लगभग 14% हो गया। 9% से अधिक गरीबी कम हुई। मैं जब विरासत की बात कह रहा था, जिस प्रेमलता जी की बात मैंने की, जिस सुनीता कुमारी की बात कही, जिस शोभा देवी की बात मैंने कही, जब इनके दादाजी थे तब कांग्रेस पार्टी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दे रही थी, समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का नारा दे रही थी। लेकिन न शौचालय था, न घर था, न समृद्धि थी, न सम्मान था। जब उनके पिताजी आए तब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, लेकिन उनका परिवार उसी शौचालय के बिना, उसी घर के बिना, उसी सम्मान के बिना जी रहा था। आज परिस्थितियां बदली। इस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपने 1948 में दिया। 8 साल के बाद आपने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाएंगे। शब्दों का एर फेर करके देश की जनता को गुमराह करते रहे। और 56 के बाद 1971 में आपने कहा हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन देश वहीं का वहीं खड़ा रहा। सभापति महोदय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की टिप्पणियां 1980 के दशक में क्या होती थी, और नेहरू युग में जब हमारे खाद्य मंत्री विदेश जाते थे तो अमेरिका के कांग्रेस में, सीनेट में क्या बोला जाता था, उन टिप्पणियों को मैं दोहराकर भारत के अपमान को लोगों के मन में फिर से लाना नहीं चाहता हूं। किस प्रकार से हमारे खाद्य मंत्री को कहा गया कि कटोरा लेकर आप अमेरिका आए हैं। जिस प्रकार का अपमान भारत को सहना पड़ा, उसी सीनेट में भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था, वो भारत की समृद्धि का, भारत के सम्मान का, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व का एक परिणाम है। यह नेहरू युग और मोदी युग का एक महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित हो रहा है। जो मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कही, दूसरा इंडिकेटर वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। 2015 में 139 देशों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया। 1 जनवरी 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लागू हुआ। 2015 में यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 बातों को रेखांकित किया, वह सबको गौर से सुनना चाहिए। Sustainable development of 1/6 of humanity will have a great consequence to the world and our beautiful planet. The world will be of fewer challenges and greater hopes. आज उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका 2030 हमने एक समय निर्धारित किया है, पूरी दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाने के लिए इस देश को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की आर्थिक कार्य संस्कृति, हमारी सरकार की उस दृष्टि के कारण आज जो गोल निर्धारित हुआ है, जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य से हम आगे चल रहे हैं। 1.2 हम आगे चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे धनी देशों की तुलना में भारत 1.2 आगे है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम 2030 से आने से पहले प्राप्त कर लेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें आता है सभापति महोदय, स्थूल बातों की चर्चा हुई,
जिसमें पर कैपिटा इनकम जीडीपी की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश में कुछ ऐसे सूक्ष्म बातें होती हैं जो छोटे स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो 12 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें शिक्षा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें कई बातों में मैं एक बात का जिक्र करता हूं, जन औषधि केंद्र कैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। बड़े घरों में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों से चलने वाले, दशकों से तक सत्ता का भोग करने वाले शायद जन औषधि केंद्र के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभार्थी से बात कर रहे थे। बात करते समय जिनका नाम था एंथोनी साहब से प्रधानमंत्री ने पूछा, वे पटना के थे, कि आपको क्या लाभ हुआ? जो एंथोनी ने कहा वह आंखें खोल देने वाली है। उन्हें प्रत्येक महीने 1200 से 1500 रुपए की दवाई खरीदनी पड़ती थी, जो सिर्फ 250 रुपए में हो रहा है। आज देश में 10,010 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। उसी बातचीत के क्रम में एक दूसरे लाभार्थी से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, मिस्टर बेहेरा से, तो बेहेरा ने कहा कि प्रत्येक महीने उनकी बचत 2000 से 2500 रुपए तक हो रही है। जो लोग अर्थव्यवस्था के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए शायद 2000 और 2500 रुपए प्रत्येक महीने का महत्व मालूम नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने गरीबी में देखा है, गांव में रहे हैं, गरीबी से जो जूझते रहे हैं, उनके लिए 250 और 2000 2500 रुपए का महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे तमाम लोगों को जन औषधि केंद्र से लाभान्वित किया। एक दूसरा पक्ष देखिए, कैसी सूक्ष्म बातें देश के सम्मान को बढ़ाती हैं। 2020 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बात कही, हमारी माताएं और बहनें पीढ़ियों से स्वास्थ्य की एक ऐसी प्राकृतिक समस्या से जूझ रही थी जिनके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन को सामान्य महिलाओं तक पहुंचाने की बात करके न सिर्फ उस टैबू को तोड़ा, आज जन औषधि केंद्र में, मैं आज से 6 महीने पहले की आंकड़ा बता रहा हूं, 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन सिर्फ जन औषधि केंद्र से बिका है। वहां जाने वाली जो महिलाएं हैं, वे अत्यंत ही सामान्य परिवार की डिप्राइव्ड महिलाएं हैं। इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो मैं जानता हूं उस वक्त हमारे विपक्ष के कई साथियों ने उसका किस प्रकार से माखौल उड़ाया था। आज देश स्वच्छता अभियान में 21% जो डिप्रीवेशन था उससे आगे बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूल डिप्रीवेशन में लगभग 14% आगे बढ़ चुका है। यह जो गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है, जो एक योजना है, उसका एक स्वरूप देखिए। आईएमएफ हम पर क्या टिप्पणी करता था और आईएमएफ के अधिकारी हमारे बारे में अभी क्या कहा है। जब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार, एक तार्किक चमत्कार है। इट इज लॉजिस्टिकल मार्वल। ऐसा क्यों कहा? मैं 2 आंकड़े आप सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2023-24 में 3,28,000 करोड़ का डीबीटी होने का अनुमान है। उससे जो एस्टिमेटेड सेविंग है, सिर्फ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को 18,000 करोड़ की सेविंग है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 40,000 करोड़ की सेविंग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 72,000 करोड़ की सेविंग है, और सबसे अधिक सेविंग फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 1,35,000 करोड़ की एस्टिमेटेड सेविंग है। यह जो होल इन दी बकेट
जो बाल्टी में छेद की कहानी कांग्रेस पार्टी रचती रही, जो ट्राइबल बेल्ट में पैसा जाता था, जिसके लिए रामदयाल मुंडा जी जो ट्राइबल स्कॉलर थे उन्होंने कहा था, यू आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सारे लीकेज सिस्टम को बंद कर दिया है। जो मैंने कहा 2,73,000 करोड़ का एस्टिमेटेड सेविंग इस देश को मिल रहा है, जो गरीबों तक पहुंचता है, पहुंचेगा। जो दूसरा पक्ष, आज मैं पश्चिम बंगाल के अपने मित्र को सुन रहा था, गरीबी और बेरोजगारी की चिंता व्यक्त कर रहे थे। मुझे दुख है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लंबे शासनकाल में पश्चिम बंगाल को की जो स्थिति कर दी, मैं उम्मीद करता था कि दूसरी पार्टी आकर सुधारेगी। आज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम यदि किसी राज्य में है वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए आज चुनौती उन राज्यों के लिए है कि देश में विकास की जो दृष्टि है उसके साथ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल का नारा दिया। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। राजनेता जो राजनीतिज्ञ होता है वो सिर्फ 5 साल के दौर में से देखता है। इस देश को 1947 से 5 साल के दौर से देखा जाता रहा, इसलिए देश में नीतियों के नाम पर पॉपुलिज्म, अल्ट्रा पॉपुलिज्म की बातें होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृतकाल की बात कही, एक समय योजना आयोग पर्सपेक्टिव प्लान बनाता था 10 साल आगे का। सभापति महोदय, मैं 1 मिनट समाप्त करता हूं। अमृतकाल 25 साल के जो देश के लिए लक्ष्य रखा, वो अमृतकाल का लक्ष्य क्या है? एसबीआई ने एक स्टडी किया है। आज हम 7 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन 2047 में एसबीआई का जो स्टडी हुआ, जो वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया है, उसमें 48 करोड़ लोग टैक्स पेयर होंगे, जिसमें 83% लोग टैक्स पे करेंगे। सिर्फ फाइल ही नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे। और पर कैपिटा इनकम 50 लाख रुपए का होगा। सभापति महोदय, जो मध्यम वर्ग का जो फलक बढ़ रहा है, आज 2047 तक 61% देश में मध्यम वर्ग होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति बदलती है, आप आलोचनात्मक रहें, लेकिन जब देश विकास के दौर से गुजर रहा है, जब दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो इंजीनियर, डॉक्टर 47 के बाद से हमारे आईआईटी, एनआईटी से पढ़कर, हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़कर अमेरिका और जापान और इंग्लैंड जाते थे, वे भारत की ओर आ रहे। पहली बार दुनिया का अखबार यह लिख रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन विल मेक इम्पैक्ट ऑन सिलिकॉन वैली। ये इस स्थिति के कारण मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाकर आज वहां खड़ा किया है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, 9 speakers are already listed. The tone of the discussion was set with positivity by Derek O'Brien. I have got a request from number of members, including the main opposition party, that more members are keen to participate. I would accommodate them. We have had a very fruitful debate, and I am sure it will lead to good conclusions. I have therefore decided that the discussion will continue tomorrow as well. Now we will take a special mention. Sri Ghulam Ali